बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाटर पोल्यूशन के बाद ये कुछ टॉपिक्स जो आपके यूनिट 2 में है, यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशंस, समझने के लिए भी एंड फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेट अस डिस्कस। डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे तालाब देखे होंगे, लेक्स जिनको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक लेक बना रहा हूँ। जो मैंने डायग्राम बनाई, यू कंसिडर इट एज ए लेक, नेचुरल लेक। जब ये लेक जो है, या फॉर दैट मैटर कोई ऐसी वाटर बॉडी जैसे कोई एस्चुअरी होती है या छोटा सा रिवर होता है, लेकिन ज़्यादातर ये टॉपिक जो है लेक्स पर ही अप्लाई होता है और लेक्स पर डिस्कस करने से ज़्यादा समझ आता है। दैट्स वाई मैंने लेक्स की बात की। हमारे कश्मीर में मशहूर कुछ लेक्स हैं, जैसे डल लेक है, वुलर लेक है, मानसबल लेक है, या सौरा साइड से आंचार लेक है, जिन झीलों की वजह से हमारी वादी जो है वो मशहूर है। कमिंग टू द टॉपिक, लुक हियर, आपको पता है कि, या आपको पता होना चाहिए दैट जस्ट अ मिनट, मैं इसकी स्क्रीन पर ही ठीक करता हूँ। हाँ, ये देखें आप, जब ये लेक फ्रेश होता है, ताज़ा नया वजूद में आता है, इसमें पानी की बहुत डेप्थ होती है, ये बड़ा साफ और शफाफ होता है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर आपके जहन में हो तो आप उसको जहन में रख के इस टॉपिक को भी आराम से समझ सकते हैं। व्हाट हैपन्स, इस लेक में ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट हो जाता है सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। इस लेक में या इस वाटर बॉडी में वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सिल्ट या सीवेज हम इसको बोलते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर आहिस्ता आहिस्ता इसके बॉटम पर जमा हो जाता है, और ज़्यादातर वो आता है शोर्स के साइड से, किनारों के साइड से। इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी या ऑर्गेनिक वेस्ट या सिल्ट जिसको हम बोलते हैं, एक्यूमुलेट हो जाता है। जो यंग लेक होता है, जो जिसमें अभी ज़्यादा सिल्ट या न्यूट्रेंट लोड ज़्यादा नहीं होता है, न्यूट्रेंट कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है, चाहे वो रन ऑफ की वजह से हो, चाहे वो बारिश की वजह से हो, चाहे वो किसी और तरीके से इसमें जमा हो जाए इस लेक में, इसमें जब जब ये यंग होता है, इसमें हम इसको बोलते हैं कि इसमें बहुत कम न्यूट्रेंट्स होते हैं, अभी पानी बहुत फ्रेश है। ऐसे लेक को बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक, लेक विद a few foods हम बोलेंगे, राइट, FEWFOODS, few foods,
यानी इसमें अभी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जमा नहीं हुए हैं, अभी ये लेक यंग है, अभी ये फ्रेश है, अभी ये ताज़ा है, अभी ये साफ और शफाफ है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, लेक्स ग्रेजुअली एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, चाहे ड्रेनेज बेसिन से आ जाएं, चाहे किसी और तरीके से आ जाएं। मैं नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं पहले। एंड ओवर टाइम व्हाट हैपेंस, इसमें जितने जितने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जमा हो जाएंगे, इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब ये कि इसमें, इस फ्रेश वाटर लेक में, जो कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ आप समझ लीजिए इसकी एजिंग हो जाती है। इस तरह से इंसानों की एजिंग प्रोसेस आप ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं, इसी तरह से इन लेक्स की भी एजिंग हो जाती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें न्यूट्रिएंट लोड बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर की जो डेप्थ है वो कम हो जाती है। अभी तक ऊपर से नीचे तक, टॉप से बॉटम तक ये फ्रेश वाटर था, बिल्कुल साफ और शफाफ था, पानी ही पानी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके बॉटम में सिल्ट जमा हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया, न्यूट्रिएंट्स जमा हो गए, जिससे ये पानी भी आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट रिच हो गया। और इसमें, इस मट्टी में, इस सिल्ट में, इस इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। लेकिन आई टोल्ड यू कि ये प्रोसेस नेचुरल है। अभी तक ये ओलिगोट्रॉफिक था, इसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स थे। लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद, या इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इट मे टेक, ये अब्रप्टली ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, इस ये जो लेक अभी ओलिगोट्रॉफिक था, इट गेट्स वेल फेड, इसमें अब बहुत न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते हैं, और इसको अब यूट्रॉफिक बोलते हैं इस लेक को। जो पहले लेक था ओलिगोट्रॉफिक था, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं थे, ये साफ और शफाफ था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी एजिंग प्रोसेस आप समझ लीजिए हो गई, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, सिल्ट जमा हो गया, इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। Just try to understand. Oligotrophic, few foods. Eutrophic, eutrophic. Now it is well fed. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जमा हो गए। मैंने आपको बोला कि अब ये लेक जो है ये शैलो बन जाता है। अभी तक ये डीप था पानी की वजह से, अब ये शैलो हो गया, इट गेट्स शैलोवर, इसकी डेप्थ कम हो जाती है, और इट गेट्स वार्मर। With the result, more plants take root along the shallow edge. आपने कई बार देखा भी होगा, अगर आपका जहन इसकी तरफ गया हो, आप कभी गौर कीजिएगा जब आप लेक्स के साइड से जाते हैं, उनके जो शोर्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, उन साइड से आप देखेंगे प्लांट्स ग्रो हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी वहाँ भी हमने ऐसे ही पढ़ा था। ये जो शैलो एड्ज इसके हैं, क्योंकि अब यहाँ डेप्थ पानी की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम डेप्थ है यहाँ पानी। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे जब मिट्टी जमा हो गई, सिल्ट जमा हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया, यहाँ पे पानी नहीं रहा। विद द रिजल्ट वहाँ पे आ गए प्लांट्स, एंड दिस लेक नाउ इट डज नॉट रिमेन लेक, बल्कि इसका बॉग बन जाता है, इसको ये मार्शी हो जाता है, इट टर्न्स और ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मार्श और बॉग। अब ये जो प्रोसेस यूट्रोफिकेशन का है, इट इज़ नेचुरल, ये कुदरती है, अल्लाह का निज़ाम है। जो मैंने आपको बोला, इट मे टेक हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है, इट इज़ पॉसिबल, और अक्सर देखा गया है
that this process gets accelerated greatly through human activities. इंसान की काविशों से, इंसान के कामों से, इंसान की कारस्तानी से ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है ये एक्सेलरेट हो जाए। जहाँ इसको 100 साल लगते थे, 1000 साल लगते थे नेचुरल प्रोसेस में, अब ये लेक जो है कई दहाइयों के बाद ही यूट्रोफिक बन जाता है, बॉग बन जाता है, मार्श बन जाता है। एंड दिस rate of change that results through human activities, जिससे ये यूट्रोफिकेशन होती है इस लेक की, इसको हम बोलते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। Process of eutrophication is natural. It is a natural process. It may take thousands of years. When the lakes gradually accumulate silt and organic matter, when they undergo a natural aging process that we call as eutrophication. I'm repeating, a young lake is characterized by low nutrient content, low plant productivity, and such lakes are known as oligotrophic lakes. That's the lakes with few foods. As they gradually acquire the nutrients from their drainage basins, which enables increased aquatic growth. But human processes or anthropogenic processes accelerate this eutrophication, and we call this as cultural eutrophication. How is it possible? Look here, municipal solid wastes. I'm erasing this structure here. मुझे लगता है हैंग ही शायद हो गया कुछ, I don't know, it's not working. हाँ, अब आप देख लीजिए, आई एम टेलिंग यू, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, या रन ऑफ जो फर्टिलाइज्ड एग्रीकल्चरल लैंड से आ जाता है, जहां हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चरल लैंड्स में, या इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट वाटर निकलता है, या म्यूनिसपैलिटीज से जो वेस्ट वाटर निकलता है, या हमारे घरों से जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर निकलता है, municipal wastes, industrial wastes, agricultural wastes, या डोमेस्टिक वेस्ट, या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है, खासकर इनमें जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वो होते हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। याद रखा करें, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट न्यूट्रिएंट्स का। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, रन ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स है, या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है, दीज ऑल फाइंड देयर वे अल्टीमेटली to a nearby lake or another water body. This stimulates the algal growth. इस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से इस लेक में एल्गे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, डिफरेंट कलर्स ऑफ एल्गे, ज़्यादातर ग्रीन एल्गे की बहुत ज़्यादा, या ब्लू ग्रीन एल्गे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इस लेक में। और क्या हो जाता है, अब जब एल्गे ग्रो हो गए इस लेक में, ये ग्रो होने के बाद इस वाटर बॉडी के ऊपर एक तह बना लेते हैं। ये देखें आप,
जब इस वाटर बॉडी में, इस लेक में एल्गे की ग्रोथ हो गई, नंबर वन, फर्स्ट पहले क्या करते हैं ये जो लाइट की एंट्री है इस लेक में, दे स्टॉप द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द रिवर, इनटू दिस वाटर बॉडी, इनटू द लेक पर्टिकुलरली। एल्गे की बहुत ज्यादा ग्रोथ को एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब एल्गल ब्लूम्स जो हैं वो इसी लेक में उनकी डेथ होती है, दे डाई एंड डिके, जिससे बदबू फैलती है इस लेक में। और ये डेब्री जो है, ये रॉटिंग डेब्री जो है, ये सड़ा हुआ डेब्री जो है इन एल्गे का, ये इसमें जमा हो जाता है, इसकी शोर लाइन में, खासकर इनके किनारों में जमा हो जाता है। और नीचे इस ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर के थिक मैट्स जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े हीप्स जमा हो जाते हैं इस लेक में। और उनकी डिकम्पोजिशन में ये जो अवेलेबल ऑक्सीजन इस लेक वाटर में है वो यूज हो जाता है। इस पानी का जो ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाता है क्योंकि वो डिकम्पोजिशन में लगता है इस डेड एल्गे के। विद द रिजल्ट ऑक्सीजन डिप्लीशन प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से सबसे पहली कैजुअलिटी जो होती है वो होती है कोल्ड वाटर फिश की। फर्स्ट कैजुअलिटीज आर कोल्ड वाटर फिश। वो मछलियां जिनका मस्कन ठंडा पानी था, जो ठंडे पानी में रहना पसंद करती है, क्योंकि आई टोल्ड यू ये लेक जो है इट गेट्स वार्मर एंड दीज कोल्ड वाटर फिश जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं वो नीचे बॉटम में चली जाती हैं जहां ऑक्सीजन बहुत कम अवेलेबल होता है और बहुत देर तक एनएरोबिक कंडीशंस यहां रहती है। मैंने आपको बोला कि डिकम्पोजिशन होती है इस ऑर्गेनिक मैटर की, इस एल्गल, इस डेड एल्गे की। इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म्स जो हैं दे आर एट रिस्क, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इसके अलावा वाटर जो है ये टॉक्सिक हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बढ़ जाता है, इसमें मेटल्स जैसे आयरन है, मैंगनीज है, जो अभी तक प्रेसिपिटेट्स में बंद थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं और इस लेक में रिलीज हो जाते हैं। और ये जो अल्गल ब्लूम्स हैं ये लाइट की एंट्री को रोकते हैं into the river, into this lake rather, and this man-made process, this is eutrophication or you can call it as cultural eutrophication। इससे लाइट की पेनिट्रेशन कम हो जाती है और एटमॉस्फेरिक रिजनरेशन जो पानी का होना होता है वो नहीं होता है। अलगे की डेथ जो होती है उससे बायोडिग्रेडेशन होती है और ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है लेक में, एनएरोबिक कंडीशंस डेवलप होती हैं। ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सफोकेशन होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसमें। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है मैंने आपको बोला, इट इज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स, most importantly of nutrients containing nitrogen and phosphorus, that's nitrates and phosphates।